Okay, today we start reliability, which is chapter 5 of our textbook. And I'll deliver this chapter in 2 installments. These are the first 3 slides. So first of all, we define reliability of a test as test consistency. Remember, there are 2 major psychometric characteristics of a test. 1, validity, and 2, reliability. Can you guess which is the third one? Standardization. So, reliability is consistency of scores. वो मिसाल देते हैं कि रिलायबल दोस्त वो है जो हर वक्त काम आए, और रिलायबल घड़ी वो है जो रोज और हमेशा, हर दिन, हर माह, हर साल करेक्ट टाइम दे। तो ऐसी चीज पे आप डिपेंड करते हैं। तो इससे बेशतर कि हम टेस्ट इस्तेमाल करें, let us see if the test is reliable. Is it a dependable instrument? So reliability is a chief quality of any measurement, especially psychometric tests. Reliability is not a matter of all or none, कि कोई टेस्ट रिलायबल है या नहीं. इट इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ डिग्री. किस कदर है? 0.4 है, 0.5 है, 0.8 है, 0.9 है. रिलायबिलिटी कोरिलेशन के तरीके से के मेथड से जानी जाती है, और कोरिलेशन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. वो भी सेल्डम होती है. It is always less than 1. तो एक टेस्ट की रिलायबिलिटी अच्छी समझी जाएगी अगर उसका 0.9, 0.90s में रिलायबिलिटी आए. तो बहरहाल 0.8 भी किसी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है. 0.7 से नीचे हो तो फिर वो डिपेंडेबल नहीं है. आज हम ये देखते हैं कि ये क्यों हम रिलायबिलिटी पे इतना जोर लगाते हैं कि ये हाई हो. रिलायबिलिटी का इन्हिसार है हमारे टेस्ट स्कोर पे. याद रखें, जब हम टेस्ट स्कोर का कोरिलेशन निकालते हैं और वो कोरिलेशन कम आए, 0.5 से 0.6 से कम आए, 0.4 आए, गोया कोरिलेशन कमज़ोर हो, तो लगता है रिलायबिलिटी नहीं. उसकी वजह ये है कि जो स्कोर है, आप ये समझिए कि वो रिलायबल नहीं. जिस तरह एक आइटम मैटर करता है टेस्ट की वैलिडिटी पे, आइटम वैलिड होंगे तो टेस्ट एज ए होल वैलिड होगा. सेम अप्लाइज टू रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी को हम अब इस वक्त पढ़ रहे हैं क्लासिकल टेस्ट थ्योरी के हवाले से. इट्स अ फेमस थ्योरी. इट स्क्वेयरली डील्स विद रिलायबिलिटी. देयर इज अनदर थ्योरी एज वेल. वी विल टॉक अबाउट दैट एट द एंड ऑफ द लेक्चर. बट हियर वी आर टॉकिंग ऑफ क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, जिसके मुताबिक हमारा जो ऑब्टेन्ड स्कोर है, आपने कोई टेस्ट दिया, कोई क्विज दिया, उस पे जो आपका स्कोर आया, इसको हम कहते हैं ऑब्टेन्ड स्कोर. दूसरे लफ्जों में हम इसको रॉ स्कोर भी कह सकते हैं. अब इस रॉ स्कोर में 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं. ये नीचे फार्मूले में लिखा है तीसरी लाइन में, x which means your score, your obtained score is equal to t plus e. T is your true score and E is your error score. तो T plus E
ये दोनों मिल के x बनता है, यानी ऑब्टेन्ड स्कोर है। जैसे आप जो दूध सुबह चाय में इस्तेमाल करते हैं उसमें ट्रू मिल्क भी है जो गाय ने फराहम किया है, प्लस उसमें जो पानी की मिलावट है वो भी शामिल है। ये मिलावट को ही कहते हैं, स्टेटिस्टिकली इसको एरर कहते हैं। ये गलती है, ये दूध को गैर मुसफ़्फ़ा बना देती है, आपके स्कोर को भी गैर मुसफ़्फ़ा बना देती है। आप याद करें कि जब लास्ट क्विज में अगर आपके 10 में से 8 स्कोर आया है तो आपको तो पता है कि 8 स्कोर कैसे आया। आपको 6 सवालों के मुताल्लिक आप कॉन्फिडेंट थे कि आपको ये आते हैं और उसका सही जवाब भी पता है। ये है आपका ट्रू स्कोर, जो 6 आइटम 6 सवाल आप जानते थे। बाकी 4 आइटम्स, क्विज के 10 आइटम थे, उन चारों में आपने तुक्का लगाया और तुक्के से 2 ठीक हो गए। अब एग्जामिनर ने 6 + 2 करके 8 आपका स्कोर आ गया। सो योर रॉ स्कोर इज 8, योर ट्रू स्कोर इज 6 और योर एरर स्कोर इज 2। ठीक है, तो ये है एरर का कॉन्सेप्ट। हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर होती है, बाज ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से और बाज़ औक़ात सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से। आगे हम इसके मुताल्लिक पढ़ेंगे। मैं इस वक्त आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा कोई भी रॉ स्कोर है, खा वो पर्सनैलिटी टेस्ट, खा वो एबिलिटी टेस्ट पे, खा वो अचीवमेंट टेस्ट पे, खा वो एप्टीट्यूड टेस्ट पे, एवरी मेजरमेंट कंटेन्स ट्रू एलिमेंट एज वेल एज एरर एलिमेंट। उम्मीद है मैंने माइंड ना कीजिए, एवरीडे लाइफ की मिसाल दी है, दूध वाली मिसाल से कौन इनकारी है और ये दूसरी मिसाल से भी कौन इनकारी है। क्या ख्याल है? क्विज में हम कहते हैं ना हमें कोई साथी बता दे, हैं? हमने कमीज़ के कोने पे भी कुछ लिखा होता है, उधर से देखते हैं, तुक्का भी लगाते हैं, ठीक है, अल्लाह की मदद भी लेते हैं। ओके, सो ये मैंने नीचे डिफाइन कर दिया है। एक्स के नीचे लिखा है ऑब्टेन्ड स्कोर, अच्छा, और टी के नीचे है ट्रू स्कोर, और ई के नीचे क्या लिखा है? एरर स्कोर। ये एरर रैंडम होती है, कहीं से भी आ सकती है। हालात मुवाफक हुए तो आप एक अपने बेहतरीन दोस्त के पीछे बैठ के इम्तिहान देने और उसने आप पे नजरे करम कर दी, आपको जवाब पर्चा जरा टेढ़ा होके बैठ गया कुर्सी पे और आप नकल कर रहे हैं। याद करें जिंदगी के वो सीन। तो ये एरर स्कोर है, एक ट्रू स्कोर है और एक ऑब्टेन्ड स्कोर है। स्टैटिस्टिक्स में हम कहते हैं वेरिएंस, कितनी कंट्रीब्यूशन की इसने। तो ट्रू स्कोर की वेरिएंस को जब प्रोपोर्शनेट करते हैं एरर स्कोर की वेरिएंस से, तो पर पता चल जाता है कि हम असली कितने हैं, हम ट्रू कितने हैं और हम नकली कितने हैं, 2 नंबर स्कोर कितना है। कोशिश होनी चाहिए एरर स्कोर कम से कम हो। सो तीसरी लाइन पे लिखा है मिनिमाइज इट। अगर आप टेस्ट बनाने चले गए और आपका एक बुनियादी काम होगा कि आप किसी की ठीक मेजरमेंट करें, हैं? जब आपने सेलमैन अपनी दुकान पे रखना है, आप चाहेंगे ना बिल्कुल उसकी ट्रू एबिलिटी का पता चले और एरर कम से कम हो। सो यू वुड लाइक टू मिनिमाइज एरर। Every measurement person is interested to, so minimize it as much as possible. टीचर इम्तिहान लेते हुए स्टूडेंट्स के दरमियान फासला बड़ा रखता है और सख्त निगरानी करता है, तो किसी हद तक ये मिनिमाइज हो जाती है। बाकी उसको
टेस्ट देने वाले की नीयत पे कंट्रोल नहीं, फेकिंग भी होती है, प्लेजरिज्म भी होता है, नकल भी होती है और सब कुछ। तो अकल जमा नकल T+E ये है आपका स्कोर। सो इफ यू वांट टू फाइंड योर ट्रू स्कोर ऑन ए क्विज, तो आप अपने स्कोर में से जो 2 नंबर दड़ा है, ई है, एरर है, वो आप निकाल दें। आपने पिछले क्विज ये वो दिए हैं, असाइनमेंट भी दी है, उसमें गूगल कॉम से जो कुछ ढूंढा के कट पेस्ट किया है उसे निकाल लें। सो यू फाइंड योर ट्रू स्कोर। हम चाहते हैं हमें सही चीज़ें मिलें। क्या अपने मुताल्लिक भी हम किसी सही चीज़ की तलाश में हैं? आर वी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ट्रू स्कोर अबाउट आवर ओन एबिलिटी? ओके, सुर्ख लाइन पे आ जाए। रिलायबिलिटी इज द रेशियो ऑफ एरर वेरिएंस टू ऑब्टेन्ड स्कोर वेरिएंस। ऑब्टेन्ड स्कोर जो है, जो कि क्विज में 8 आया, देखें कि वो किस कदर है एरर स्कोर से। तो 8 में अगर 6:2 है तो 1:3 का रेशो है। 1/4 मैल है, एरर को कहते हैं मैल। सोने में भी मैल होती है, मैल वाला सोना सस्ता होता है, और एरर वाले नंबर की क्वालिटी हल्की होती है, दूध की क्वालिटी की तरह। ओके, हाउ टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी, एस्टिमेशन ऑफ रिलायबिलिटी। तो जाहिर है रिलायबिलिटी हम स्टैटिस्टिक्स से निकालते हैं। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज एन एस्टिमेशन from the sample about the total population. हम टोटल सैंपल को कभी नहीं लेते, टोटल पॉपुलेशन को कभी नहीं लेते। इट्स बियॉन्ड आवर मीन्स, सो वी टेक ए सैंपल। और जब हम सैंपल के रिजल्ट जनरलाइज करते हैं टू द पॉपुलेशन, तो एस्टिमेशन कहलाता है। वी एस्टिमेट कि अगर इस सैंपल से ये स्कोर आया है तो पूरी पॉपुलेशन में ही ये स्कोर है, provided the sample drawn was fair, unbiased, large enough and representative. सेकेंड लास्ट लाइन पे जाइए, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट। जब हम कोरिलेशन से रिलायबिलिटी निकालते हैं, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, आपने बीए के साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल में किया होगा, नहीं तो एमएससी में स्टैटिस्टिक्स किया होगा। पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन से रिलायबिलिटी निकलती है, और फर्ज किया आपके टेस्ट की रिलायबिलिटी आ गई 0.90, दैट इज गुड। 0.8 इज ऑल्सो सेटिस्फैक्ट्री, 0.70 or around that is just acceptable, less than that is not satisfactory. बड़ी मिलावट है, बड़ा चांस फैक्टर है, बड़ी रैंडम एरर है। सो अगेन द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस। देखो, हम जब लोगों का टेस्ट करते हैं तो ढूंढते क्या है कि इनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, कौन तगड़ा है, कौन तगड़ा है, कौन एवरेज है, कौन नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ढूंढना है, टेस्टिंग का काम ही यही है। तो इसमें प्रोपोर्शन ऑफ एरर वेरिएंस खराब कर देती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जांच करने में। नेक्स्ट स्लाइड। रिलायबिलिटी की किस्में मैं दोहराना नहीं चाहता, आप सब इससे वाकिफ होंगे, अंडरग्रेड में आपने पढ़ा है। टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी। एक ही टेस्ट को 2 दफ़ा दें
तो 2 दफ़ा दें तो एक अहम सवाल है वक्फा कितना दें, उसी 1 घंटे बाद दे दें, 1 दिन बाद दें, 1 हफ्ते बाद दें, 1 सेमेस्टर बाद दें, 1 साल बाद दें, ये इट्स अ बिग क्वेश्चन, सिर्फ रिसर्चर जानते हैं। अलबत्ता अगर आप 1 साल की रिलायबिलिटी दे रहे हैं, वो सेलमैन जो 1 साल की आपको किसी प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी दे रहा है और वो जो कहता है मैं नहीं जिम्मेदार, अभी देख लो, लेना है तो लो, नहीं लेना तो ना लो। ख़ास तौर पे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कोई गारंटी नहीं होती, कोई डिपेंडेबिलिटी नहीं होती। तो एक टेस्ट कितना रिलायबल है, एक शख्स, एक रिसर्चर ने अगर 1 साल की रिलायबिलिटी एस्टीमेट निकाला है, उसने टेस्ट किया और फिर साल बाद रीटेस्ट किया और उसके बाद एस्टीमेट निकाला, तो यकीनन उसने ज़्यादा मेहनत की है, ज़्यादा इस चीज़ की वैल्यू है। अगर 1 साल का इतना वक्फा है कि टेस्ट स्कोर में कंसिस्टेंसी इतनी नहीं रहेगी, लेकिन एक दूसरी वैल्यू ये है कि वो 1 साल के एस्टीमेट दे रहा है। What I mean to say is interval is also important. Do not just look at the reliability coefficient कि correlation कितना है, 0.9 है, 0.8 है, 0.6 है, 0.5 है. Also look at the interval gap between test retest. तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करें। कोरिलेशन के मैग्नीट्यूड की भी वैल्यू है और गैप की भी वैल्यू है, कितनी देर तक पायदार है, डिपेंडेबल है, कंसिस्टेंट है। तो टेस्ट 2 दफ़ा दिया जाता है, वक्फा रिसर्चर तय करता है। आपने टेस्ट खरीदना हो तो देख लेना उसने कितना वक्फा किया, फिर आप अपनी ज़रूरत देख लेना आपको कितना वक्फा चाहिए। तो ये टेस्ट दिया, स्कोर मुरतब हो गए। मैंने अपनी क्लास को टेस्ट दिया, इसमें इस वक्त 22 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका टेस्ट स्कोर आ गया। कुछ देर बाद, कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद मैंने दोबारा टेस्ट लिया। अब हमारे पास एक्स स्कोर और वाई स्कोर आ गए, दोनों का पीएसएन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकाल लें। ठीक है, कोरिलेशन आ जाएगा और कोरिलेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी टेस्ट की रिलायबिलिटी 0.5 है, 0.4 है, 0.6 है, 7 है। क्या एक बात का ख्याल रखें, ये मेथड उस वक्त इस्तेमाल करें अगर आप एक ऐसे टेस्ट की रिलायबिलिटी जान रहे हैं जो कि स्टेबल हो, लाइक योर पर्सनैलिटी ट्रेट, सोशेबिलिटी 2 हफ्ते में नहीं बदलती। लेकिन अगर आप किसी मूड स्केल को कर रहे हो, देयर इज अ स्केल विच मेजर्स योर मूड, से हैप्पीनेस या डिप्रेशन, आपके मूड का तो वो मूड तो बदलता रहता है, लिहाजा मूड टेस्ट पे टेस्ट रीटेस्ट करना मुनासिब नहीं है। आप कहें टेस्ट रिलायबल नहीं है, दरअसल टेस्ट टेकर का मूड ही घूम रहा है, बड़ा स्विंग करता है। So this type of method, this type of reliable method is applicable to measurement of stable traits only, like your ability, like your aptitude, like your firm personality traits, like your firm disposition. ताकि हम कह सकें कि ये ट्रेट तो मजबूत है, स्टेबल है। अब स्कोर्स का कुछ मसला है, कुछ और एहतियात, ये मैंने बारीक लफ्ज़ों में लिखा है, प्रैक्टिस, मेमोरी, फटीग, मोटिवेशन और इकट्ठा ही लिख दिया इफ़ेक्ट्स। ये 4 इफ़ेक्ट्स हैं जो आपकी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी को मुतासर करते हैं। इसमें लफ्ज़ लिखा है कन्फाउंड, दीज आर कन्फाउंड्स विच कन्फाउंड योर मेजरमेंट। जाहिर है जब आप एक टेस्ट को 2 दफ़ा देंगे और वक्फा भी छोटा हो तो आपको तो प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी दफ़ा आपका स्कोर ज़्यादा आएगा। तो पहली दफ़ा आपका टेस्ट 30 आया, दूसरी दफ़ा 35 आया, कंसिस्टेंसी तो उतनी ना रही क्योंकि प्रैक्टिस इफेक्ट है। तो ये इसका एक डीमेरिट है इस मेथड का। मेमोरी इफेक्ट, हफ्ते बाद आपको आधे आइटम याद हैं, वैसे ही अल्लाह की मेहरबानी से आपकी मेमोरी बड़ी शार्प है, तो मेमोरी इफेक्ट भी आ गया।
तो आपने उसी टेस्ट को, एबिलिटी टेस्ट है, तो मेमोरी से रिकॉल करते हुए धड़ाधड़ फटाफट हल कर दिए। पिछली दफ़ा आप आखिरी 10 क्वेश्चन नहीं कर सके थे, टाइम कम था। अब आपको मेमोरी से याद है, जल्दी जल्दी आप जा रहे हैं, आप आखिरी 10 में से भी 5 आइटम्स को अटेम्प्ट कर लेते हैं, आपका स्कोर बढ़ गया। अच्छा, फटीग इफेक्ट भी है। अगर टेस्ट के बाद फौरन रीटेस्ट दिया जाए तो आप थके होंगे। एक नहीं 2 दफ़ा टेस्ट, थकन भी हो सकती है। और मोटिवेशन इफेक्ट क्या हुआ? ओ यार, फिर वही टेस्ट, बोरिंग है। आपको मैं एक क्विज दूं और कहूँ एक दफ़ा फिर करो, मोटिवेशन भी टूट जाता है। इन मोटिवेशन के टूटने से, फटीग की आमद से, मेमोरी बेनिफिट से, प्रैक्टिस इफेक्ट से, जो आपका रीटेस्ट है, दूसरी दफ़ा जो आप टेस्ट दे रहे हैं उसके स्कोर में, इस वजह से भी फ्लक्चुएशन आ जाती है, जो आपके रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को हर्ट करती है। अच्छा, टेस्ट रीटेस्ट से जो कोएफिशिएंट आता है, इसको क्या कहते हैं? पहली लाइन में लिखा है स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट। स्टेबल से है आपका एक्स और वाई स्कोर कितना स्टेबल है, आपका टेस्ट स्कोर और रीटेस्ट स्कोर कितना स्टेबल है। तो इसलिए अगर कोई कहे कि किसी टेस्ट में कोएफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी ये आया 0.86 आया, तो आप समझ लीजिए क्या कि इसने टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी मेथड को इस्तेमाल किया है। तो in test retest method we look for how stable the scores are across 2 attempts given the time interval. तो टाइम इंटरवल को भी देखिए, स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट के मैग्नीट्यूड को भी देखिए, ट्रेट आप जो मेजर कर रहे हैं वो स्टेबल है या टेम्पररी है उसको भी देखिए, और प्रैक्टिस, मेमोरी, फटीग और मोटिवेशन इफेक्ट्स को भी देखिए। इन चीज़ों के बावजूद टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी लोग जानते हैं, इस्तेमाल होती है। जैसे ये चारों फैक्टर जो छोटे हैं, मोटिवेशन, फटीग, मेमोरी, प्रैक्टिस, इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं वक्फा ज़्यादा करके। 2 महीने बाद अगर टेस्ट हुआ तो इतना पुराना भी नहीं लगेगा, थकन भी नहीं होगी, मेमोरी भी कुछ भूल गए होंगे, प्रैक्टिस इफेक्ट भी कुछ ज़ाहिल हो गया होगा। ओके, मेथड नंबर 2, अल्टरनेट और इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी। इसके 2 नाम हैं। गोया एक नहीं 2 टेस्ट होते हैं। हम उस एक टेस्ट को कहते हैं फॉर्म ए और दूसरे को कहते हैं फॉर्म बी। और हमारा दावा ये होता है कि 2 इक्विवेलेंट फॉर्म हैं, हम पल्ला हैं, तराजू के 2 पल्लों की तरह है। ये काम बड़ा मुश्किल, इजी सेड देन डन। 2 टेस्ट एक जैसी क्वालिटी के, भला कैसे हैं? 2 भाई 2 बहनें एक जैसी शक्ल के नहीं मिलते, हाँ वो आइडेंटिकल ट्विन्स हों। बट एनीवे, अल्टरनेट बना लीजिए। 2 टेस्ट होंगे, आप एक टेस्ट दें दूसरा टेस्ट दें, फायदा क्या होगा? आपको बोरियत नहीं होगी क्योंकि टेस्ट आइटम्स मुख्तलिफ होंगे। तो वो मेमोरी इफेक्ट भी कट गया, प्रैक्टिस इफेक्ट भी कट गया, और मोटिवेशन जो आपका कम हो जाता है कि यार वो ही टेस्ट दोबारा, इसका कुछ मुदावा हो जाता है। शायद इसीलिए इक्विवेलेंट फॉर्म का। और फिर आपके पास एक नहीं 2 टेस्ट हैं, एक चोरी हो जाए, कोई चुरा ले, लीक हो जाए, निकाल लें इक्विवेलेंट फॉर्म दूसरा और इस्तेमाल कर लें। महंगा है, कॉस्टली है, ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये स्टैनफोर्ड अचीवमेंट है जो अमेरिका भर में इस्तेमाल होते हैं, फ्रॉम क्लास 1 to
हायर सेकेंडरी 12 साल की स्कूल एजुकेशन, उन्होंने हर सब्जेक्ट के इक्विवेलेंट टेस्ट बनाए हुए हैं, लेकिन वो कंपनी है, उसके पास पैसा है, उसके पास प्रोफेशनल्स हैं, उसके पास टेस्ट कंस्ट्रक्टर्स हैं, और वो टेस्ट बिकता है, इनकम लाता है, खर्चा उठाता है। तो इसकी लिमिटेशन एक वाहिद यही है, डिफिकल्ट टू क्रिएट ट्रूली इक्विवेलेंट आइटम्स टू बी सेट इनटू 2 फॉर्म्स, लेकिन मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। अपना तीसरा मेथड पे आ जाए, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड, मोस्ट पॉपुलर। टेस्ट को आधा कर लें, टेस्ट एक ही है बेचारा, रोटी को आधा कर लें, 2 हाफ हो गई। अब देखो पहली हाफ दूसरे से कितनी मिलती जुलती है करके देखें, फिर उसका कोएफिशिएंट निकालें, 0.8 सिमिलर है, 0.9 सिमिलर है। चलो, तो अच्छा, जब उसको 2 करते हैं तो हम देखने के जा रहे होते हैं कि 1 हाफ हाउ सिमिलर इट इज विद द सेकंड हाफ। तो इसको मेजर ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। ये स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के आगे मैंने लिखा है ऑल्सो कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी। और भाई ये टेस्ट का दाखिली मामला है ना, इंटरनल मामला है। पहला हाफ दूसरे से कितना कंसिस्टेंट है, ठीक है, ओके। ये इसे 2 क्यों करते हैं? एक्स और वाई 2 स्कोर लेने के लिए। एक 100 आइटम का टेस्ट है, आपने आधा किया, 50-50 आइटम के 2 बन गए। ओके, टेस्ट टेकर्स का फर्स्ट हाफ में 50 पे क्या स्कोर आया और सेकेंड हाफ पे क्या आया? फर्स्ट हाफ पे 46 आया, सेकेंड हाफ पे 37 आया। अब आपके पास एक्स और वाई 2 चीजें होंगी, तो क्या करें? ढूंढ लो पियर्सन कोरिलेशन। व्हाट इज पियर्सन कोरिलेशन? फाइंडिंग एसोसिएशन बिटवीन 2 सेट ऑफ स्कोर्स एक्स एंड वाई, ठीक है। हाँ, आपने अपने यूथफुल डेज में, क्योंकि सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं, एक्स स्कोर और वाई स्कोर को रिलेशन निकाला होगा। तो जो को रिलेशन आया वो आपकी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है कि नहीं? ओके, सो इसका प्रोसीजर ये है, यू एडमिनिस्टर ए टेस्ट टू ए ग्रुप, से आई एडमिनिस्टर ए टेस्ट टू ए क्लास ऑफ 80 पीपल। 100 आइटम्स हैं टेस्ट में, तो फाड़ के आधा ना कर देना, टेस्ट को फाड़ के आधा ना कर लेना। स्कोरिंग के वक्त उसे स्प्लिट कर लो। पहले 50 आइटम्स का स्कोर क्या आया? आपने की 1 नहीं 2 बनाओ ना। 1 से 50 में क्या स्कोर आया? कंप्यूट करके स्कोरिंग करके लिख लो। और सेकेंड हाफ में क्या आया? 51 आइटम नंबर 51 से 100 तक, उसको कंप्यूट करके लिख लो। तो इट इज रियली ए स्प्लिट इन स्कोरिंग, नॉट प्रैक्टिकली स्प्लिटिंग द टेस्ट। टोका नहीं मारना टेस्ट को, न कैंची चलानी है। टेस्ट को दें, स्कोरिंग के वक्त उसमें से 1 नहीं 2 स्कोर निकाल लें। और अब हो गया 40, अगर 100 आइटम्स का टेस्ट था, 50-50 के 2 हाफ, सब 80 स्टूडेंट्स ने लिया। पूरे 80 के ऊपर आपके पास एक्स और वाई 2 स्कोर आ गए हैं, लाइन लग गई है। एसपीएसएस में पियर्सन कोरिलेशन निकाल लें, कोरिलेशन आ जाएगा। मगर ये कोरिलेशन 2 आधे टेस्टों का आएगा। ये 2 आधे टेस्ट हैं। अब इनको इकट्ठा करो। अप्लाई स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला।
एक और कोरिलेशन निकालो, स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला, और उससे इसको ठीक कर दो। इसको कहते हैं करेक्शन। देखिए आपने निकालनी तो पूरे 100 आइटम्स की रिलायबिलिटी है, हमने कोरिलेशन निकालने की वजह से इस बेचारे को आधा ही कर दिया और 2 स्कोर ढूंढ लिए, कोरिलेशन आ गया। अब इसको कुछ इकट्ठा भी करें तो इकट्ठा होता है स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला निकाल के, अगली स्लाइड में ये दिया हुआ है, मैं आपको इस्तेमाल करके बताऊंगा। इस स्लाइड पे आप ये देखें कि एक आपने पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट से कोरिलेशन निकालना है, फिर उसकी दुरुस्तगी करनी है, करेक्शन करनी है स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला को फर्दर इस्तेमाल करके, ताकि ये दो जो हाफ आपने बना लिए हैं इसको इकट्ठा कर लें, इसको जोड़ लें। ये आखिरी लाइन यही समझ लें, फिर मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ। स्पीयरमैन ब्राउन इस्तेमाल करता हूँ फार्मूला। रिलायबिलिटी एस्टीमेट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स। लंबे टेस्ट ज्यादा रिलायबल होते हैं, छोटे कम रिलायबल होते हैं। बास टेस्ट हैं वो फुल लेंथ भी होती हैं, उनके शॉर्ट वर्जन्स भी होती हैं। ये नियो 5 240 आइटम का टेस्ट है, जिसे बेक 5 भी कहते हैं, और इसका शॉर्ट वर्जन सिर्फ 60 आइटम्स पे है। तो 240 का अगर 60 पे 60 आइटम्स का रह जाए तो उसका 1/4 है। टाइम तो हमारा बच गया, टेस्ट स्मार्ट हो गया, लेकिन आइटम्स तो कम हो गए ना। ठीक है, जैसे आजकल स्मार्ट लॉकडाउन हुआ है तो वायरस फैल रहा है। तो ये स्मार्ट तो तरीका है स्प्लिट ऑफ, एक ही दफा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, 2 दफा नहीं, जो कि टेस्ट रीटेस्ट में होती है। इक्विवेलेंट फॉर्म की तरह 2 फॉर्म नहीं चाहिए, एक को ही बड़ा है। टेस्ट बनाने में भी सहूलत, टेस्ट इस्तेमाल करने में भी सहूलत, थकन से मुबर्रा, मेमोरी इफेक्ट और प्रैक्टिस इफेक्ट से पाक साफ। मगर रह गया बेचारा छोटा, लुंडा हो गया है, छोटा हो गया है, तो इसकी लेंथ कम हो गई, जिससे कोरिलेशन पे, स्कोर्स पे और फिर बिल आखिर कोरिलेशन पे फर्क पड़ेगा। कोरिलेशन जो आएगा वो छोटा होगा, कंजूसी से होगा। तो एक बात ये रिमेंबर कर लें, मैंने लाजशाही से रिमेंबर कहा है, रिलायबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ स्केल। 100 आइटम्स का स्केल ज्यादा रिलायबल होगा 50 आइटम वाले से, या 60 आइटम या 70 आइटम वाले से। द मोर द मैरियर। क्योंकि हर आइटम क्या है, एक बिहेवियर सैंपल है। जब आपने 100 आइटम रखे, 100 बिहेवियर सैंपल से आपने सोशबिलिटी या इंटेलिजेंस या लीडरशिप मेजरमेंट करने की कोशिश की, तो वो तो जबरदस्त मेजरमेंट हुई ना। और ये जो छोटा कर लेना, शॉर्ट वर्जन, उस टेस्ट को स्मार्ट कर लेना, स्मार्ट लॉकडाउन की तरह आज के हालात के तनाजर में, उसके कुछ रिपरकशंस हैं। दोबारा मैंने साथ ही साथ इस मेथड को दूसरे 2-3 मेथड से कंपेयर करके बता दिया। अब हम चले हैं स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला इस्तेमाल करने। स्लाइड 3। तो फर्ज किया एग्जाम्पल है, 100 आइटम का टेस्ट था, स्कोरिंग के वक्त दिया हमने इकट्ठा, याद रखना कैंची से ना काटना वरना 2 एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ेंगी। इकट्ठा दिया, स्कोरिंग के वक्त एस्यूम कर लो कि ये 2 स्कोर है हमने इकट्ठे किए हुए थे, अब इनको अलग अलग स्कोर कर लो। कितने लोगों को ईमानदारी से बताएं, पता है कि जब हमने पहले पढ़ा था स्प्लिट ऑफ, तो हम तो समझे थे टेस्ट आधा होता है, अब पता चला सिर्फ स्कोरिंग आधी होती है। तो फर्ज किया आपका
टेस्ट रीटेस्ट 0.70 आया between 2 halves of the same test, same group, scored separately to create X and Y scores, plugged into SPSS Pearson product moment correlation 0.70 correlation आ गया। अब इस पे स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला निकालें। ये R stands for correlation, SB स्पीयरमैन ब्राउन, और फार्मूला ये है, ये ब्रैकेट में लिखा है, जो कोरिलेशन की वैल्यू आई है जो कि 0.70 आई है, इसको 2 से ज़रब दे दें, 2R कर लें, 2 times R कर लें, कोरिलेशन को 0.7 को 2 से ज़रब दे दें और फिर इसे तकसीम कर दें 1 + R से। ये बिल्कुल इसके नीचे सॉल्व किया हुआ है। 2 ज़रा 0.70 1.40 आ गया, अपनी पेंसिल से कर लो 1.40, और अब तकसीम कर दो 1 + 0.70 से, तो 1 + 0.70 इज 1.70, 1.40 को 1.70 से तकसीम करो, जवाब आया 0.82। करेक्ट करने के बाद रिलायबिलिटी इंक्रीज हो गई 0.82, पहले क्या थी स्प्लिट हाफ 0.70। तो आप लिखेंगे कि अगर रिसर्च रिपोर्ट करनी हो, split half method was used and after correction the correlation coefficient came to 0.82, which is a respectable coefficient. ये फार्मूले में 2 से क्यों ज़रब देते हैं? और हमने आधा कर लिया था ना, टेस्ट को आधा कर लिया था, आप डबल करें तो कोरिलेशन की जो मेजरमेंट आपको आई है इसको डबल करें और फिर इसे तकसीम करें 1 + 7। हमें स्पीयरमैन ब्राउन के पास जाना पड़ेगा इसकी मज़ीद फार्मूले की तहकीक करने के लिए, लेकिन इससे सिंपल हो नहीं सकता। मैंने जवाब इसका दे दिया है। तो 2 से ज़रब करने का मतलब है हम इसकी जो आधे टेस्ट की आई है रिलायबिलिटी उसको पूरा कर रहे हैं, उसको डबल कर रहे हैं। आगे चलो, इंटर आइटम कंसिस्टेंसी, ये भी एक मेथड है रिलायबिलिटी जानने का और आखिरी मेथड है। इसमें हम एक टेस्ट के अंदर दिए गए आइटम्स का आपस में कोरिलेशन निकालते हैं। How correlated is each item with the test score as a whole? I repeat, how correlated each item is with the test score as a whole? SPSS पे निकलता है, एक एक आइटम की हैसियत पता चल जाती है कि ये आइटम इस पूरे स्केल में कितना वेल नेट है, कितना होमोजेनस है। ये इसी लाइन पे लाल स्याही से लिखा है आइटम होमोजेनिटी। जब आप आपको पता है आप स्केल बनाते हैं तो उस स्केल का नाम फर्ज किया हैप्पीनेस स्केल रख दिया या वेलबींग स्केल रख दिया या डिप्रेशन स्केल रख दिया, ये है आपका कंस्ट्रक्ट। अब आप आइटम्स ऐसे लिखेंगे जो सारे के सारे आइटम इसी एक कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं। क्या आप हैप्पीनेस स्केल में ऑनेस्टी स्केल के आइटम डाल देंगे या लीडरशिप स्केल के आइटम्स डाल देंगे? अगर 2 लीडरशिप स्केल के आपने आइटम्स ऑनेस्टी स्केल में डाल दिए तो आपने तो गड़बड़ कर दी, जाहिर है उसकी रिलायबिलिटी कम आएगी क्योंकि अब आइटम होमोजेनस नहीं रहे। आइटम शुड बी होमोजेनस, जितने आइटम होमोजेनस उतनी इंटर आइटम कंसिस्टेंसी ज्यादा। ठीक है, एक तस्बीह के दानों की इंटर आइटम कंसिस्टेंसी कितनी होगी? 0.9,
0.95। क्यों? हर दाना एक ही जैसा है, एक ही रंग का है, वेरी होमोजेनस। हाँ, उस तस्वीर का जो हैंडल ऊपर लंबा सा होता है वो भी अगर दाना है तो वो जरा बाकियों से मुख्तलिफ है, इसीलिए मैंने कहा है 0.95 इंटरनल कंसिस्टेंसी लगेगी। ओके, सो इंटर आइटम कंसिस्टेंसी में हम हर आइटम का आपस में निकालते हैं और अल्फा, क्रॉनबाख अल्फा में तो वो आइटम टोटल स्कोर भी बताता है कि एक आइटम दूसरों से कितना कोरिलेटेड है और एक आइटम पूरे स्केल से, पूरे स्कोर से कितना कोरिलेटेड है। सो इससे नीचे इसकी डेफिनेशन है, द डिग्री टू विच टेस्ट आइटम्स कोरिलेट विद ईच अदर एंड द मोर दे कोरिलेट द मोर होमोजेनस दे आर। से लीडरशिप स्केल है। हम 30 आइटम्स लिखते हैं लीडरशिप के 30 एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए। हर आइटम दूसरे से मुख्तलिफ है क्योंकि वो किसी न किसी एस्पेक्ट को कवर कर रहा है, लेकिन मिलके वो सारे ही लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई 2 आइटम इंटेलिजेंस के नहीं डालेंगे या 2 आइटम डिप्रेशन के नहीं डालेंगे। ओके, तो 2 तरीके हैं। एक तो आप, मैंने बी लिखा है इसी स्लाइड पे, कोएफिशिएंट अल्फा से क्रॉनबाख अल्फा निकाल लें। अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा है तो अक्सर इसका जिक्र होता है, रिसर्चर कहता है मैंने कोएफिशिएंट अल्फा निकाला, क्रॉनबाख अल्फा निकाला। तो एक तरीका दूसरा है कूदर रिचर्डसन। ये 2 बंदे थे, मिलके इन्होंने काम करके 20th फार्मूला निकाला। ये दोनों मिल गए, इन्होंने एक फार्मूला निकाला, फिर नंबर 2, फिर 3, फिर 4, 20वां जो फार्मूला दरियाफ्त किया उस पर ये कामयाब हो गए। तो इसे कहते हैं कूदर रिचर्डसन 20 फार्मूला। फार्मूला आपके आगे लिखा हुआ है और इसको नीचे लाल सही से एक्सप्लेन भी कर दिया। n इज नंबर ऑफ आइटम्स इन ए टेस्ट, तो n ओवर n माइनस 1, इसका आप हल कर लें और फिर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है इस सारे को इकट्ठा कर लें। और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले जो चीज है वो वेरिएंस है। वेरिएंस है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये लिख के माइनस करें p मल्टीप्लाइड बाय q और इसकी सारी समेशन, और इसको तकसीम कर दें अगेन वेरिएंस पे। फार्मूला समझा दिया है। ये बता दूं कि ये एबिलिटी टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। कूदर रिचर्डसन इज गुड फॉर फाइंडिंग रिलायबिलिटी ऑफ एन एबिलिटी टेस्ट। और बी वाला जो है ये यूज होता है पॉइंट स्केल पे। ये जितनी पर्सनालिटी असेसमेंट 5 पॉइंट स्केल है, हमेशा, कभी कभार, कभी नहीं, ठीक है, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, समवट एग्री, समवट डिसएग्री। ये 4-5 पॉइंट स्केल जिसमें जवाब गलत या नहीं है, आपने अपने जवाब का दर्जा बताना है। अगर आप कंजूस हैं तो आपने बताना है मोस्ट कंजूस, लीस्ट कंजूस, नॉट एट ऑल, समवट कंजूस, हाईली कंजूस, डिग्री। लेकिन जो ऊपर वाला है एबिलिटी टेस्ट, उसमें आपने एक जवाब बताना है और वो जवाब या सही होगा या गलत होगा। तो इस फॉर्मूले में P मीन्स पास। अगर आपने एक आइटम का करेक्ट जवाब दिया है तो P, आप P की लाइन में लग गए, और अगर आपने जवाब गलत दिया है तो आपका जवाब आप Q की लाइन में लग गए।
ये क्यू को आप एफ भी लिख लें, एक ही बात है, लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन यही है। एक आइटम है, 60% लोगों ने उसको ठीक हल कर लिया। आइटम नंबर 1, आपका आइटम नंबर 1 जो आपने एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया हुआ है उसका 60% लोगों ने ठीक कर लिया, तो इसका मतलब है 40% ने गलत किया ना। ओके, 0.60 मल्टीप्लाइड बाय 0.40, इसका मतलब है P मल्टीप्लाइड बाय Q, है कि नहीं? अगर 60% ने हल कर लिया है दुरुस्त, तो उसकी रेशो निकल आई 0.60। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, फेल वो आदमी, वो लोग जो हु कुड नॉट पास दिस आइटम, हु फेल्ड, जिन्होंने इनकरेक्ट जवाब दिया। तो 40% का बन गया शॉर्ट 0.40। अब आप तकसीम दे दें 0.8 को 0.6 को 0.4 से, दे दिया। क्या जवाब आया? नहीं आया। इसका जवाब किसी से मालूम कर लें। 0.24 आ गया। क्या आ गया? 0.24। अब ये है एक आइटम का। फिर आइटम 9 की यही P मल्टीप्लाइड Q निकालें, उसको भी तो किसी ने सही निकाला होगा, किसी ने गलत निकाला होगा। 100 के 100 आइटम्स की P इंटू Q निकाल के सब कुछ सबमिट कर दें, तो ये आ गया समेशन P इंटू Q। अब आपके पास इस फिगर सॉल्व हो गई। वेरिएंस कैसे आएगा? आपके 100 बच्चे हैं क्लास में, 100 ने टेस्ट लिया, 100 का मीन निकालें, स्कोर की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर कर लें, वेरिएंस आ गया। शुरू में जो n है, ये इसका मतलब है k, नंबर ऑफ आइटम्स इन ए टेस्ट। आप इसको k भी कर सकते हैं, k, लेकिन कूदर रिचर्डसन नाराज हो जाएगा, तो उसको रह नहीं दें। यहाँ जो एक्सप्लेन जो कर दिया, n मीन्स नंबर ऑफ आइटम, तो अगर हमारे टेस्ट में 100 है आइटम्स, तो ये होगा 100 तकसीम 99, ठीक है, 100 तकसीम 99, और बाकी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ आपने हासिल किया उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो यू विल गेट एन आंसर। याद रखें, 1 से कम ही होगा, पॉइंट्स में ही आएगा। कोरिलेशन की ये पैदाइशी खसूसियत है, इट कैन नॉट बी 1, इट हैज टू बी लेस देन 1। चलो निकाल लिया। अब इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी, अच्छा ये हमने कोएफिशिएंट अल्फा भी निकाल लिया और SPSS से इस्तेमाल होता है, तो आपको इंटर आइटम कंसिस्टेंसी मेथड बता दिया। अब चौथी रह गई है इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी। ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं अगर हम टेस्ट इस्तेमाल ना करें, इंटरव्यू इस्तेमाल कर लें। एक शख्स का इंटरव्यू 3 लोगों ने लिया और उसके बाद स्कोर दे दिए, एक ने 40 नंबर उसको दिए, एक ने 50 दिए, अगर एक ने 60 दे दिए। अब इनमें तो देखना है कि कितनी कंसिस्टेंसी है, तो क्या करेंगे, आप उसका कोरिलेशन निकाल लेंगे तीनों की का, और इसको कहेंगे इंटर स्कोरर। स्कोरर वो है जो कैंडिडेट को स्कोर कर रहा है, इसको इंटर जज रिलायबिलिटी भी कह रहे हैं। आप जब बतौर पैनल एक्सपर्ट, बतौर जज बैठते हैं, तो देखो इंटरव्यू करना या आप एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं कि किस में लीडरशिप ज्यादा है और वो लोग कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप उसकी रेटिंग कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, तो क्या आपने जो रेटिंग दी है, उसकी स्कोर जो उसका आया है वो रिलायबल है? तो पहले देख लें कि ये जो 3 एक्सपर्ट्स बैठे हैं, इनका आपस में कोई एक पेज पे है। ये तो नहीं कि एक कोई कहाँ जा रहा है तो दूसरा कहाँ जा रहा है, एक लीनियंट है, दूसरा सख्त है, तीसरा कहीं बीच में है।
तो ओके, आई एम डन विद दिस। इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी भी अगर बाय इंटरव्यू या बाय ऑब्जर्वेशन आप कोई असेसमेंट कर रहे हैं तो वो भी एक किस्म की टेस्टिंग है, एक मेजरमेंट तो है। चलो टेस्ट भी मेजर करता है ये मेथड। अब जो आपने मेजर हासिल किए, जो स्कोर आया उन कैंडिडेट्स का जिनको आपने ऑब्जर्व किया या इंटरव्यू किया, ये स्कोर कितना रिलायबल है, इसमें उसकी एबिलिटी किस कदर है और आपकी मैल किस कदर है, आपका जज का बायस किस कदर है। जज जो असेस करते वक्त ऊँघें ले रहा था, सोया हुआ था, उसकी कितनी है मैल उसकी वजह से आ गई। तो रिलायबिलिटी मैल की इंडिकेशन करता है, जितनी मैल कम उतनी रिलायबिलिटी ज़्यादा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।